चलिए, जैसे कि आप जानते हैं जो भी आगामी एग्जाम हुआ है 2024 का, जो रेलवे का सेट कराया जा रहा है, अभी आज सेट संख्या कितना है? 21 है। सेट संख्या आज आपका है 21 नंबर सेट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कोक को जलने पर मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न होगा? ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। देखते हैं, इसमें बोला गया है कोक को जलने से मुख्यतः किस रूप में, मतलब कौन सा गैस उत्पन्न होगा। तो जो कोक जलेगा उससे कौन सा गैस उत्पन्न होगा? कोक यानी कहने का था कार्बन, कार्बन जलेगा तो ये क्या है? सॉलिड, ये गैस के रूप में होगा। तो ये जलने से क्या होगा? CO2 उत्पन्न होगा। इसको जलने से गैस के रूप में CO2 गैस के रूप में क्या होगा? उत्पन्न होगा। इसको दिया हुआ है कोक को जलने से, मतलब कार्बन के जलने से क्या उत्पन्न होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को इत्मीनान से करना है, घबराना नहीं है। यदि हवा पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2, N3 दिया है, कहने का इसका अर्थ है कि इसमें दिया हुआ है हवा को किससे सूचित किया गया है? N1 से। हवा को N1 से सूचित किया गया है। और पानी का कितना दिया गया? पानी को किससे सूचित किया गया है? N2 से। पानी को किससे सूचित किया है? N2 से आपका सूचित किया गया है। और क्राउन्स कांच, जो कांच है इसका कितना दिया सूचित किया गया है? कांच को कैसे सूचित किया गया है? आपका N3 से। इसको N3 से क्या किया गया है? सूचित किया गया है। इसका पूछा गया है आपका अपवर्तनांक क्रमशः कितना होगा। तो हम पहले देखेंगे कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, उसके बाद पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का कितना होता है। तो आपका कांच का होता है 1.5, कांच का होता है 1.5, पानी का होता है 1.33 और इसमें हवा का होता है 1.008 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? इसको नोट कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2, N3 दिया हुआ है, तो हवा के लिए N1 और पानी के लिए N2 दिया है और कांच का N3 दिया है। तो यहाँ देखेंगे हवा का कितना अपवर्तनांक होता है? ये होता है 1.008 होता है, पानी का होता है 1.33 और कांच का होता है 1.5। तो यहाँ से हम देखेंगे किसका सबसे अधिक है। तो सबसे पहले क्या है? N3 का होगा। N3 का होगा, उसके बाद से क्या होगा? N2 होगा, उसके बाद से क्या होगा? N2 होगा, उसके बाद से किसका होगा? N1 का होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें होगा? N3 में होगा, उसके बाद से किसमें होगा? N2 में होगा, तब N1 में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से मिला लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? N3 में ज़्यादा होगा, N2 में होगा, तब N1 में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक के वर्ग स्तंभ 1 में दिया। ये सब का है? ये कार्बनिक यौगिक है। ये सब जो भी है ये सब का है? कार्बनिक यौगिक है। ये सब आपका कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है और प्रत्यय दिया हुआ है, जो प्रत्यय है वहाँ पर दिया हुआ है। तो कीटोन का क्या होता है? कीटोन का होता है, ये होता है ऑन लगा रहता है, सफिक्स जो लगा रहता है कीटोन, ऑन लगा रहता है। एल्कीन के लास्ट में रहता है ENE, जो सफिक्स लगाता है Ne लगा रहता है। एल्डिहाइड आपका दिया हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हुआ है। तो एल्डिहाइड का क्या होता है? CHOAL लगा होता है। ठीक है, AL लगा रहता है सफिक्स, इसमें क्या रहता है? कार्बोनिक अम्ल में लगा रहता है OIC। तो इसमें फार्मूला भी दिया हुआ, इसमें लगाने के लिए कीटोन दिया है। कीटोन का क्या हो जाएगा? 1 का B और यहाँ पर दिया है एल्कीन का क्या हो जाएगा? 2 का C। अब दिया है एल्डिहाइड आपका दिया है, तो इसका 1 हो जाएगा। एल्डिहाइड का इसमें दिया AL लगाता है, इसका सफिक्स क्या लगा रहता है? AL लगा रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका होता है OIC, यही होता है काची कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो इसका हो जाएगा D, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसको देखिए, कीटोन का ONE लगा रहता है, ये सफिक्स है। इसमें देखिए एल्कीन का ENE लगा रहता है और एल्डिहाइड का AL लगा रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है
OIC, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आता है OIC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है उस संयोजी उत्तक का क्या नाम है, उस संयोजी उत्तक का क्या नाम है जो दो हड्डियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, जो हड्डियों को तो दो हड्डी को जोड़ता है, दोनों हड्डी को मतलब दोनों हड्डियों को जोड़ता है कौन, हड्डियों को जोड़ता है स्नायु जोड़ता है। स्नायु के द्वारा दोनों हड्डियों को जोड़ा जाता है, हड्डी और मांस को केंद्रा द्वारा जोड़ा जाता है और स्नायु के द्वारा क्या किया जाता है, हड्डी जुड़ता है, हड्डी जो हड्डी है, हड्डी और हड्डी जुड़ता है किससे, हड्डी ये होता है किसके द्वारा, स्नायु के द्वारा जोड़ा जाता है। केंद्रा मांस और हड्डी, मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है, केंद्रा जोड़ता है, बोन किसने जोड़ता है, स्नायु जोड़ाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें पूछा गया है हड्डी को आपस में एक दूसरे से हड्डी जोड़ा रहता है किसके द्वारा, स्नायु के द्वारा। केंद्रा जोड़ता है किसको, मसल्स और बोन्स को। अब बोन्स किसको जोड़ता है, स्नायु, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही पूछेगा आपको हड्डी और मांस किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो इस जुड़ा रहता है केंद्रा के द्वारा। हड्डी और मांस किसके द्वारा जुड़ा रहता है, केंद्रा के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, 23/12/2024 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है R = वाट, F = क्या दिया हुआ है, F = दिया हुआ है आपका 12 सेमी। तो यहाँ पर होता है F = R/2, फोकस दूरी इक्वल होता है त्रिज्या बटा 2, फोकस दूरी होता है ठीक है त्रिज्या बाई 2, त्रिज्या बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोकस दिया हुआ है, यहाँ पे फोकस दिया हुआ है, आपका फोकस कितना दिया है, फोकस दिया है 12 सेमी दिया है। त्रिज्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है R/2, तो R यहाँ से कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 सेंटीमीटर, 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में जो होता है वक्रता त्रिज्या इसका ज्ञात करना है। इसमें फोकस दिया हुआ है, तो F = होता है फोकस दूरी है त्रिज्या का आधा, तो फोकस दूरी होता है R/2। यहाँ से F का मान दिया है 12 सेमी और R ज्ञात करना है, तो R क्या हो जाएगा 24 सेमी हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ष या वर्ण का होगा, मतलब रंग में अधिकतम विचलन होता है। जो अधिकतम रंग में किसका विचलन होता है, वर्ण या रंग का किसमें विचलन अधिकतम होता है। तो आइए देखते हैं प्रिज्म के बारे में थोड़ा। जो प्रिज्म होता है यहाँ से वाइट, मतलब जो वाइट लाइट है प्रिज्म से प्रवेश करेंगे तो होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेंट, वो स्क्रीन है। तो इसमें होता है लाल नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। तो इसमें ऊपर जाने पे मतलब सबसे अधिक किसमें होता है, चाल तरंगधर या क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर जाने पर सबसे अधिक चाल किसका होता है, सबसे अधिक लाल में होगा चाल, उसके बाद से किस में होगा, नारंगी में होगा, उसके बाद से पीला में होगा। ये चाल को सबसे अधिक चाल किस में होगा, लाल में होगा। तरंगधर या क्या होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है। आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन की अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। ये सब क्या होता है, कम होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्या चीज़, आपसे पूछा गया है कि अधिकतम विचलन किसका होगा। तो विचलन कहने का मतलब है, इसमें दिया है कि आपका विचलन सबसे अधिक किस में होगा, तो नीचे आने पर क्या होगा, बैगनी का होगा। सबसे नीचे कौन सा है, बैगनी है। सबसे नीचे कौन सा है, बैगनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बैगनी हो जाएगा, इसका बैगनी होगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा, ये लाल रंग का होगा। सबसे कम विचलन किसका होगा, सबसे कम विचलन होगा लाल का।
सबसे कम, सबसे ज़्यादा चाल किस में होगा, लाल का होगा। सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य किस में होगा, लाल में होगा। सबसे कम, देखिए इसमें दिया सबसे कम विचलन, तो इसमें किसका होगा, या सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का। सबसे अधिकतम बैगनी का होगा। सबसे अधिकतम किसका होगा, अधिकतम किस में होगा, बैगनी का होगा। यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर आवृत्ति जो होगा और विचलन होगा, सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। तरंग की चाल और तरंगधैर्य सबसे अधिक किस में होगा, लाल में होगा। तरंगधैर्य, स्पीड और वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक होगा आपका लाल का। यहाँ पर लिख लेंगे लाल रंग का तरंगधैर्य, चाल मतलब सबसे अधिक होगा, और तरंगधैर्य भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, 28/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है, यह गति के किस नियम के एक उदाहरण है। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और यहाँ पे जो नाव के द्वारा जो पीछे की ओर गति करती है, ये गति का तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ। मोशन का जो न्यूटन ने दिए थे, थर्ड लॉ दिए थे, इसके कारण होता है ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु त्रिज्या 10⁻10 होता है, मीटर होता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। जो स्थलीय पौधे होते हैं उसमें परितंत्र के द्वारा जो सौर ऊर्जा के पौधों से सिर्फ 1% ही अपना क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, जबकि ये सभी जीवों को 10% ऊर्जा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये लैंडमान साहब ने दिए थे। इसने पूछा स्थलीय परितंत्र के पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है सौर ऊर्जा का, ये सौर ऊर्जा के पूछा गया कितना प्रतिशत, तो सौर ऊर्जा का 1% ग्रहण किया जाता है, जबकि सभी जीव 10% क्या करते हैं, जबकि आगे के सभी जीव जो होते हैं, आगे के सभी जीव कितना प्रतिशत करते हैं, 10%। लेकिन सूर्य के द्वारा ये लैंडमान एक वैज्ञानिक हुए थे जो परितंत्र के बारे में बताए थे, उसमें कितना बताए थे, ये लैंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। उसमें आगे का जो सभी जीव होते हैं वो 10% होते हैं, लेकिन पौधे द्वारा सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं 1%, ये 1% करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर होती है। तो इसमें पूछा गया है जो लंबाई के कुल पथ के बराबर होती है, तो ये क्या होता है, जितना दूरी तय किया जाता है उसी के बराबर होता है। जो इसमें दिया गया भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई जो होती है, जितना दूरी तय की जाती है वो क्या बोलाता है, उसको दूरी बोलाता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का है, यह एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है SI मात्रक का होता है, इसका SI मात्रक इसका मीटर होता है। SI मात्रक का होता है, मीटर होता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। इसका SI मात्रक का होता है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसमें दिया है 4 ऑप्शन। जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोला जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो दिया हुआ है
कि दिशा बताने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया पहला परिनालिका, दूसरा दिया जनरेटर और तीसरा दिया विद्युत मोटर और चौथा दिया चुंबकीय द्विसूचक। तो यही होता है, चुंबकीय द्विसूचक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इस नेत्र दोष की डैश डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो व्यक्ति दूर के वस्तु का कर स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष है उसको। तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए क्या चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल। और दूर के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उल्टा होता है इसमें कि जो पास के वस्तु देखना रहता है उसके लिए क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, एक उचित उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दूर नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें क्या करेंगे, माइनस होता है, उसमें माइनस होता है किसके लिए, अवतल के लिए, अवतल के लिए होता है। इसमें पॉजिटिव का प्रयोग किया था किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि पास के वस्तु को वो व्यक्ति नहीं देख सकता, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसमें क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। वही अगर जो दूर का नहीं देख सकता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेनलेस स्टील का प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए आपको निकेल प्लस क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। निकेल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस धातु को मिलाया जाता है, तो निकेल और क्रोमियम को प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया है, कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है। जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है इसमें किसके कारण होता है, या यह परिघटना उत्पन्न होती है, ये होता है का चीज, टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव जैसे देखते हैं खिड़की होता है या दरवाजा, जो वेंटिलेटर लगाता है वहां से प्रकाश का उत्पन्न होता है। इसमें दिया कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को द्वारा उत्पन्न होती है, यह होता है टिंडल इफेक्ट के कारण। टिंडल इफेक्ट के कारण इसका आंसर हो जाएगा बी। तारा का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण खोज किसके द्वारा किया गया था। तो एडिसन ने क्या किया था, विद्युत बल्ब का खोज किया था, विद्युत बल्ब का। ये एडिसन वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने विद्युत बल्ब का खोज किए थे। विद्युत बल्ब का खोज किसने किए थे, ये एडिसन ने किए थे। आइंस्टीन ये विद्युत प्रभाव का खोज किए थे। इसमें देखिए न्यूटन ने गति का नियम दिए थे, गति का नियम दिए थे। इन्होंने जो प्रकाश के विचलन हुआ था या प्रकीर्णन का प्रभाव हुआ था उसमें दिए थे, इनका भी नाम था। इसमें फैराडे ने विद्युत प्रेरण चुंबक जो खोज किए थे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दिए थे, किसने दिए थे, फैराडे ने दिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में धातु अयस्कों को डैश डैश के रूप में मौजूद होते हैं। जो धातु अयस्क है किस रूप में मौजूद है, तो ये आपका ऑक्साइड के रूप में है, आपका ऑक्साइड के रूप में है और सल्फाइड के रूप में है, सल्फाइड ऑक्साइड, और तथा ये कार्बोनेट के रूप में मौजूद है। जो अयस्क होते हैं जैसे लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, वही पूछा गया इसमें। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में धातु के अयस्क के रूप में मौजूद होते हैं। तो धातु के रूप में क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में भी होते हैं, सल्फाइड के रूप में होते हैं, कार्बोनेट के भी रूप में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अयस्क करने का मतलब है जैसे लोहा का हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट आपका हो गया, पारा का गैलेना होता है,
और बॉक्साइड होता है किसका, एल्युमिनियम का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है। मतलब तन्य कहने का मतलब है जिसमें तन्यता सबसे अधिक होता है, तन्यता सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक तन्य कौन सा होता है, जिसमें तन्यता होता है, जिसमें खींचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सबसे अधिक किसमें होता है, तन्यता सबसे अधिक किसमें होता है, तन्यता सबसे अधिक किसमें होता है, तन्यता आपका सबसे अधिक किसमें होता है। तो ये तन्यता का कहने का मतलब है जिसमें सबसे ज़्यादा तान करके खींच करके बढ़ाया जा सकता है। इसमें होता है AU, AG, AU, AG, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब बढ़ते हुए क्रम में होता है। सबसे अधिक तन्यता आपका AU मतलब सोना, तब चांदी, तब कॉपर, तब एल्युमिनियम होता है। सबसे अधिक किसमें होता है, ये है आपका AU मतलब कहने का मतलब है सोना, सोना, बाबू सोना वाला सोना नहीं, ये जो आभूषण बनाया जाता है वो है सोना। और AG ये है का चीज़, चांदी, ये है चांदी। और ये आपका का चीज़, कॉपर, ये है कॉपर। और ये आपका है का चीज़, एल्युमिनियम। तो इसमें सबसे अधिक पूछा गया है, ये RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, लेड और सोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक किसमें होगा, आपका सोना में होगा। याद कर लीजिएगा, सोना में होगा। सबसे अधिक तन्यता किसमें होगा, सोना में होगा। और उसके बाद किस में होगा, चांदी में होगा, तब कॉपर में होगा, तब एल्युमिनियम में होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसको नोट करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्य के लाल रक्त की कणिकाओं में विद्यमान है। ये RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का। तो ये विद्यमान जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है। दिया है जो RBC में पाया जाता है, लाल रक्त किसके कारण होता है, RBC होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन का रंग, उसका रंग क्या होता है, वर्णक क्या होता है, लाल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त फेवरेट। और देखिए ये क्वेश्चन, एक कार 5 सेकेंड में अपनी चाल कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकेंड कर देती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। पहले होता था ज़्यादा से कम जाती थी, अब देखिए 40 मीटर प्रति सेकेंड से, पिछले सेट में कराया गया है कि 20 मिनट प्रति सेकेंड से 40 मिनट होता था। इसमें दिया गया क्या चीज़, 40 मीटर प्रति सेकेंड से घट करके 20 मीटर हो जा रही है, तो इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन के दर बटा समय, वेग में परिवर्तन के दर बटा समय। तो यहाँ पर होता है त्वरण A इजकल टू आपका होता है, A इजकल टू V माइनस U बाई टी। यहाँ पर A है त्वरण, V है आपका अंतिम वेग, U है प्रारंभिक वेग और T है समय। A का है यहाँ पे त्वरण है, और V यहाँ पे क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। V आपका अंतिम वेग है, U आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है। और T का है यहाँ पे समय है, T आपका क्या है यहाँ पे समय, T इजकल टू टाइम यानी समय, T इजकल टू टाइम यानी समय। और दिया हुआ है आपका क्या चीज़, T दिया है कितना, T आपका दिया हुआ है आपका, T दिया कितना 5 सेकेंड, टाइम दिया 5 सेकेंड। और चलना प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक कितना है, U आपका कितना हो जाएगा, U इजकल टू 40 मीटर प्रति सेकेंड। और V घट करके कितना हो रहा है, अंतिम कितना हो रहा है, V इजकल टू है कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको यहाँ से इसका त्वरण ज्ञात करना है, इसका त्वरण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, T ज्ञात करना है। यहाँ पे A ज्ञात करना है, A इजकल टू होता है आपका कितना दिया है, V माइनस U बाई टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यही इसको याद कर लेना है, और एक बार नोट में भी लिख लीजिएगा कि रिवीजन करने के लिए सहूलियत मिलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना, अंतिम कितना है 20 माइनस 40 और बाटा समय कितना दिया है 5 सेकेंड। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -20 बटा 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ALP CBT 1 का क्वेश्चन है 19 नवंबर 2024 का, ठीक है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग
को ये सेशन अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। अपने मित्र को बताएं कि जो भी प्रीवियस एग्जाम 2024 का हुआ है रेलवे का विशेष करके वो सभी सेट कराया जा रहा है, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम है ग्रुप डी का हो गया, NTPC का हो गया और RPF का एग्जाम हो रहा है, उसमें आप लोग ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, रोजगार तक चैनल पर पूरा सेशन स्टार्ट हो गया, GK का सेशन स्टार्ट हो गया, मैथ का हो रहा है, पर डे ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन चलाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए जुड़ना ना भूलें रोजगार तक।